Yes बच्चों, सो इन दिस वीडियो नंबर 4 बेटा आई एम रिकॉर्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बेटा। तो हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आपको डिविडेंड डिसीजन दिया था बेटा, और डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा, राइट बेटा। दिस विल बी रिलेटिवली कंपैरेटिवली अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू ऐड अ पर्टिकुलर टॉपिक विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। फिलहाल डिविडेंड डिसीजन क्या है ये मैंने आपको पढ़ाया। सो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1 अमाउंट ऑफ अर्निंग, करेक्ट है। इन जनरल अगर अमाउंट ऑफ अर्निंग हमारे पास ज़्यादा होगा तो डिविडेंड का अमाउंट भी डेफिनेटली क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा। एंड वाइस वर्सा, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के पास अगर ज़्यादा इनकम होगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पॉजिटिवली अगर दिखा जाए तो, राइट। और किसी के पास इनकम ही कम होगी, अर्निंग कम होगी, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड भी कम रहेगा। पॉइंट नंबर 2, देर आर कंपनी जिनके पास क्या रहेगा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग क्या है? सो देर आर टू काइंड ऑफ कंपनीज, राइट बेटा। दोज हु विल अर्न अ स्टेबल इनकम एंड दोज हु आर अर्निंग zigzag income, right beta. So those who are earning stable income, they will definitely tend to distribute more dividend, right? And those who are earning zigzag income, उनका डिविडेंड कंपेरेटिवली क्या रहेगा बेटा, एज पर प्रॉफिट रहेगा। मतलब मुझे लगता है टेंडेंसी डिविडेंड की थोड़ी सी कम रहेगी। सो मैं क्या बता रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना डिविडेंड बांटना चाहिए। फैक्टर नंबर 1 अमाउंट ऑफ अर्निंग। फैक्टर नंबर 2 हमने क्या पढ़ा बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। फैक्टर नंबर 3 हमने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। सो देयर आर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। कुछ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, देयर आर पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनी ये पॉलिसी फॉलो करती है दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट वन स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, राइट। एंड अदर्स आर फॉलोइंग व्हाट बेटा, डिविडेंड एज पर देयर प्रॉफिट, राइट। तो देयर आर कंपनीज जो अल्टीमेटली पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि वो स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड देयर आर कंपनीज जो ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड एज पर देयर प्रॉफिट। तो उस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पॉइंट नंबर 4 ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अगर किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट के पास ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, सोचो कि हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ तो क्या होगा, तो फ्यूचर में अगर हमारे पास ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि मेरा जो सारा का सारा पैसा है, मैक्सिमम जो फंड है, वो ग्रोथ के लिए हम री इन्वेस्ट करें। गेटिंग इट, हम पैसा ग्रोथ के लिए रिटेन कर लें ताकि इन्वेस्ट कर पाएँ। तो उस केस में इफ़ वी हैव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो उस केस में ज़्यादा रिटेन अर्निंग रहेगा और डिविडेंड का अमाउंट कंपेरेटिवली कम रहेगा। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, तो डिविडेंड ज़्यादा रहेगा और रिटेन अर्निंग कंपेरेटिवली क्या रहेगा बेटा, कम रहेगा। देन वी हैव व्हाट बेटा, कैश फ्लो। कैश फ्लो बहुत सिंपली दो टाइप का होता है, आइदर यू हैव कैश फ्लो, आइदर यू डोंट हैव कैश फ्लो, करेक्ट बेटा। बट मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बेटा। तो देर आर चांसेस जहाँ पर आपने देखा होगा अकाउंट्स में एक अच्छा खासा फ्लो दिख रहा है, राइट बेटा। मतलब बुक में अच्छा खासा कैश है, लेकिन इन हैंड जो है आपका वो थोड़ा सा क्या है बेटा, वीक है। अगर आपका इन हैंड वीक है, करेक्ट है, अगर आपका इन हैंड वीक है तो डिविडेंड डेफिनेटली क्या होगा बेटा, उस केस में अमाउंट ऑफ डिविडेंड कंपैरेटिवली कम रहेगा, राइट। तो कैश फ्लो में ये बात ध्यान रखनी है कि इन हैंड भी कैश होना चाहिए। मतलब बुक्स में एसेट्स की वैल्यू जो है वो बहुत बड़ा नंबर है ना। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं, बट दैट डजन, है ना, वो एनकरेज नहीं कर रहा है, इनिशिएट नहीं कर रहा है कि डिविडेंड आप बांट पाओगे, राइट। नेक्स्ट फैक्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या बेटा, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। देयर आर शेयर होल्डर्स बेटा जो अल्टीमेटली आपसे क्या करेंगे बेटा, 1-to-1 इंट्रैक्शन करेंगे, राइट। वैसे ये 1-to-1 इंट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल इन बिग कंपनीज। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मीटिंग करोगे, माइक ऑन है, देख लो, चेक कर लो। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या करोगे बेटा, मीटिंग करोगे, राइट। जो फर्स्ट रो है उसमें आवाज़ ऊपर नीचे जा रही है, जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके हैं उनसे आप क्या करोगे बेटा, मीटिंग करोगे, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हैं आपको चेक करना होगा। मान लो मैंने सारे शेयरहोल्डर्स को बुलाया और पूछा कि डिविडेंड बांटें कि रिटेन अर्निंग रखें, तो डिविडेंड बांटें कि रिटेन अर्निंग के डिपेंड करता है शेयर होल्डर्स क्या प्रेफर करते हैं। मान लो कि वो शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि सर एक काम करो डिविडेंड बांटो, तो हमको बांटना पड़ेगा। मान लो वो बोलते हैं कि नहीं सर आप रिटेन अर्निंग करो, फ्यूचर में और कमाएंगे और बांटेंगे, तो हम रिटेन अर्निंग कर लेंगे। बट दैट डिपेंड्स अपॉन देयर प्रेफरेंस। एक बच्चे ने मेरे से कहा कि सर कैसे प्रेफरेंस डिसाइड होगी, तो मैंने कहा इसमें एक लॉजिक और डाल सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन देयर कॉम्पोजिशन ऑल्सो। सो देयर आर शेयर होल्डर्स जो यंग होंगे, यंग शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि वो ज़्यादा सारा पैसा क्या करें, री इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि यंग शेयर होल्डर्स रिस्की एडवेंचर्स में या रिस्की वेंचर्स में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वो री इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे बेटा, प्रपोज करेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर हमारे पास बहुत ओल्ड एज वाले ज़्यादा हैं तो, है ना, तो दे विल बी ऑब्वियसली आस्किंग फॉर मोर डिविडेंड। उनको लग रहा है कि डेथ ही ना हो जाए यार, इससे बढ़िया डिविडेंड ही ले लो, करेक्ट है। तो इस तरीके के सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग ऑल द फैक्टर्स वंस अगेन। पॉइंट नंबर 1, इफ यू हैव मोर अर्निंग मोर डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, करेक्ट बेटा। देन वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, देन वी हैव, है ना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, देन वी हैव कैश फ्लो पोजीशन, एंड देन वी हैव व्हाट बेटा, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। सो दीज आर द फैक्टर्स जो मुझे बता रहे हैं कि कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड, हाउ मच डिविडेंड नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग क्या बेटा, शेयर होल्डर्स। दीज आर दी फैक्टर्स अवेलेबल, करेक्ट बेटा। तो जैसे ही आपने फैक्टर्स को अंडरस्टैंड किया
राइट आफ्टर दिस देयर आर अदर फैक्टर्स. जैसे अंडरस्टैंड किया तो अदर फैक्टर्स को पढ़ते हैं. सो देयर इज वन फैक्टर कॉल्ड टैक्सेशन पॉलिसी. सर टैक्सेशन पॉलिसी क्या बोलता है? जनरली जब आप डिविडेंड बांटने की बात करते हो ना, तो टैक्सेशन पॉलिसी अपने आप में एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है. सो मैंने टैक्सेशन थोड़ा और ब्रॉड और थोड़ा डीप कर देता हूँ. सो देयर इज अ टैक्स कॉल्ड डिविडेंड टैक्स. आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस होगी that every shareholder will get dividend and will have to pay a certain amount as dividend tax to the government. करेक्ट है? तो मान लो टाइम पीरियड चल रहा है जब डिविडेंड टैक्स थोड़ा सा क्या है बेटा, when dividend tax is comparatively high in the market, है ना. if it is a time like this जहाँ पे डिविडेंड टैक्स comparatively मार्केट में ज़्यादा है, तो अगर डिविडेंड टैक्स मार्केट में ज़्यादा है तो कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट व्हाट बेटा, लेस डिविडेंड, ताकि शेयर होल्डर्स को कम पे करना पड़े. और इफ डिविडेंड टैक्स इज मार्केट में क्या बेटा, है ना, इफ इट इज लो इन द मार्केट दे विल डिस्ट्रीब्यूट कर बेटा मोर डिविडेंड. तो ये दो टाइप के प्रपोजिशंस है जो टैक्सेशन पॉलिसी में काम करते हैं. देन वी हैव स्टॉक मार्केट रिएक्शन. करेक्ट बेटा. डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड विल अट्रैक्ट, जैसे ही आपने डिविडेंड बांटा विल अट्रैक्ट मोर शेयर होल्डर्स. करेक्ट है. आपने तो और शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर लिया, आपने शेयर्स नहीं बेचे, सिर्फ अट्रैक्ट कर लिया. मतलब जस्ट गिविंग दी दाना टू दी फिश. आपने दाना डाला, फिश इकट्ठी हो गई है. अब वो फिश करेगी क्या, जब बहुत पब्लिक आपके शेयर्स मांगेगी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो आपके पास ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं. करेक्ट है. मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, फैक्टर है स्टॉक मार्केट रिएक्शन. बहुत इंटरेस्टिंग है. तो जैसे ही डिविडेंड बांटा वैसे ही बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट आपके शेयर्स में आ गया, और जैसे ही उनका इंटरेस्ट उस शेयर्स में आया, सो वो जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी है उनसे उन्होंने शेयर्स मांगने शुरू कर दिए. या फिर आई वुड से कि देयर डिमांड इंक्रीजेस, है ना, डिमांड ऑफ देयर शेयर्स बाय डिफॉल्ट इंक्रीजेस. इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा. क्या मैक्सिमाइज होगा बेटा, तो मतलब डिविडेंड का अपना एक रिएक्शन आता है. करेक्ट है. जैसे ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो शेयर होल्डर्स के मन में वो वाओ फैक्टर आता है, डोपामिन रिलीज होता है, खुशी मिलती है उनको, और वो खुशी सब लोगों में शेयर करते हैं. गलती से मुझे अगर शेयर होल्डर्स से पैसा मिल गया, तो मैं शेयर से पैसा मिल गया तो मैं सारे दोस्तों को बताऊंगा कि देखो मैंने इतना पैसा कमाया, आई बॉट दिस कार बिकॉज ऑफ दिस, आई बॉट दिस कार बिकॉज ऑफ डिविडेंड. करेक्ट. और वो बाकी लोगों को अट्रैक्ट करेगी, वो भी शेयर्स खरीदे. सो बाय डिफॉल्ट जैसे ही बाकी लोगों को अट्रैक्ट करेगा मेरा डिमांड बढ़ेगा, मेरे पुराने शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा. राइट बेटा. बट इफ यू आर नॉट इन्फ्यूजिंग, अगर आप बाजार में ऐसा दाना डाल ही नहीं रहे हो, करेक्ट है, तो मतलब नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड क्या करेगा, इसी प्रोसेस को अपने आप में क्या कर देगा बेटा, डिस्करेज कर देगा. यस बेटा. मतलब अदरवाइज जो अट्रैक्शन पैदा होता है वो अब ऑब्वियसली नहीं होगा. राइट बेटा. ये सेकंड फैक्टर मैंने आपको पढ़ाया इस पर्टिकुलर स्लाइड में. देयर आर फैक्टर्स जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए. इस स्लाइड के सारे फैक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. टैक्सेशन में बहुत सारे टीचर्स नॉर्मल टैक्स पढ़ाते हैं कि नॉर्मल टैक्स रेट पर डिसाइड करेगा. नहीं, नॉर्मल टैक्स रेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात किसकी हो रही है बेटा, डिविडेंड टैक्स की. और अगर मैं और प्रिसाइज बताऊं तो एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलते ही, जैसे ही रिसीव्ड डिविडेंड, उसका एक अमाउंट देना होगा डिविडेंड टैक्स की तरह. राइट. तो अगर मान लो मार्केट में डिविडेंड टैक्स बहुत हाई है तो उसको डिविडेंड ही कम दूंगा ताकि उसका टैक्स बच जाए. राइट बेटा. उसकी लायबिलिटी टेंशन ना रहे. राइट. जैसे ही फटाफट से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. अब ये कैपिटल मार्केट का एक्सेस का मतलब क्या है, अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल मार्केट किस तरीके की है. राइट. कैपिटल मार्केट जो है वो उसमें दो चीज़ों की बातें होगी. या तो वो मार्केट बुलिश है, मतलब व्हेन पीपल आर फेसिंग दिस और यूजिंग दिस सेंटिमेंट की प्राइजेस इन्वेस्ट करने चाहिए, पैसा लगाना चाहिए, प्राइजेस बढ़ रहे हैं मैं लगाऊंगा. या फिर लोग ये सेंटिमेंट फॉलो कर रहे हैं कि प्राइस डाउन कर रहा है मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. करेक्ट है. कि मतलब डाउन कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करना चाहिए, कि अब में लोगों का अपना सेंटिमेंट होता है. तो अगर बुलिश है तो मतलब मार्केट में ऑलरेडी पैसा है. करेक्ट है. मार्केट में ऑलरेडी पैसा है और फ्यूचर में अगर आपको नीड पड़ी तो मार्केट से मिल जाएगा. करेक्ट है. मान लो आज आपके पास प्रॉफिट है बहुत सारा, आपने सोचा बांटूं की रखूं, क्या करूं, बांटूं की रखूं. फिर देन आपने डिसाइड किया कि यार बांट दूंगा तो फ्यूचर अनसर्टेनिटी कहाँ से लेकर आऊंगा. देन देयर कम्स अ मैनेजर. राम निकल कर आता, राम बोलता है कि बांट भी दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में हमको कैपिटल मार्केट से मिल जाएगा, क्योंकि बुलिश मार्केट चल रही है. राइट. और अगर बेरिश हो तो क्या होगा, तो राम आगे बोलेगा बांट दोगे तो लग जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट से पैसा मिलेगा नहीं. राइट. तो इसलिए हमको डिसाइड करना है कि कौन से पर्टिकुलर सेंटिमेंट के लिए जाए. तो बुलिश सेंटिमेंट जो है वो अल्टीमेटली क्या इंकरेज करता है कि आप बांट सकते हो डिविडेंड. तो ऐसे केस में विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर डिविडेंड. राइट बेटा. और इस सेंटिमेंट में विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग व्हाट बेटा, लेस डिविडेंड. राइट. इस तरीके से अल्टीमेटली ये काम कर रहा है. देन वी गो फर्दर विद लीगल कंस्ट्रेंट एंड कंट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. अगर मेरे पास ये स्पेस है, वेरी गुड. अगर मेरे पास इसके लिए कुछ बहुत कुछ पढ़ाने के तो मज़ा आ जाए.
लीगल कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या है? सो देयर आर सिचुएशंस जहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, कंपनीज को गाइड करेगी, प्लीज डोंट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. आई कैन गिव यू एम्पल ऑफ मतलब thousands of example, right? But I'll give you one very genuine example. Imagine कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर में आ जाए, करेक्ट है? अब इंडिया पाकिस्तान वॉर आ जाएगा तो क्या होगा? तो इंडिया पाकिस्तान वॉर के केस में मान लो कि कंपनी है XYZ कंपनी, उसने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके शेयर होल्डर्स इंडिया से भी हैं और पाकिस्तान से भी हैं. इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे ही उस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, जैसे ही पाकिस्तानी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, वो उस पर डिविडेंड टैक्स देंगे अपनी कंट्री में, और गवर्नमेंट उस टैक्स का पैसा यूटिलाइज करेगी वॉर अगेंस्ट इंडिया में. तो मैंने कहा यार ये तो मैं खुद ही पैसे दे रहा हूँ लड़ाई के, ये तो तरीका ही गलत हो गया. मतलब मैं खुद पैसे क्यों दूं पैसे भाई? मैं वो रास्ता ही रोक दूँ जहाँ से पैसा पैदा होता है, राइट? मैंने कहा यार इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो लड़ेंगे ही नहीं, है ना? पैसे नहीं मिलेंगे तो पान के पत्ते थोड़ी फेंक के मारेंगे, करेक्ट है? मुझे पैसा ही नहीं देना, उनको बचाना है उस बात से, राइट? तो मैंने क्या करा, तो मैंने अपनी कंट्री में एक लीगल अनाउंसमेंट कर दिया है, राइट? बहुत ही क्लियरली कि एनी दैट वे जिससे पाकिस्तानीज कमाते हैं आपकी वजह से, वो तरीका यूज करना ही नहीं है, राइट? उसमें से डिविडेंड एक तरीका है. तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि ये डिविडेंड डिक्लेयर होने से अल्टीमेटली वॉर के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट? या वो स्ट्रांग हो जाते हैं, करेक्ट बेटा? देन वी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल. तो मैं एक बैंक गया लोन लेने, मैंने बैंक को बोला कि बैंक यार लोन दे. बैंक ने कहा लोन तो मैं दूंगा, आपके पास पैसे हैं. मैंने बोला मैं सारे पैसे वापस दूंगा, टेंशन मत ले. कहता है लेकिन सर जब आप पैसे कमाओगे ना, प्रॉब्लम क्या है, आपकी कंपनी है, आप पैसे कमाओगे, इमोशन में बह जाओगे, सेंटीमेंट में सारे शेयर होल्डर्स में बांट दोगे. तो एक काम करो, आप मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लो. मैंने बोला क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ बता? कहते सर आप ना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं बांटोगे फॉर आने वाले 3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए. मैंने कहा हाँ ये बात ठीक है, कर लेते हैं यार. मैं 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए जब तक तेरा लोन वापस नहीं करूँगा, आई विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड. सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट. मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ ये बात कि लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, राइट? सो इफ आई विल गो फर्दर विद दिस मेरे बच्चों, सो देयर आर 2 स्लाइड्स टू टॉक अबाउट बेटा. एक है मेरे बच्चे अमाउंट ऑफ अर्निंग, then we have stability of earning, then we have stability of dividend, then we have growth opportunity, we have cash flow, we have shareholders preference, right बेटा? और जैसे मैं स्लाइड नंबर 2 पे जाऊंगा, so there are numerous interesting factors, जैसे है taxation policy, जैसे है stock market reaction, then we have access to capital market, then we have legal constraint, and then we have contractual constraint, correct? So these are the factors affecting dividend decision. In this video I'm giving you this much knowledge only. नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा बेस्टेस्ट टॉपिक कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल. थैंक यू.